कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। Hello everyone, welcome back to the channel, your trusted source for education and career updates. Today we are talking about something that many REAP aspirants are confused about. That is SPOT Direct Admission in REAP Counseling 2025. If you are wondering what it is, how it works and whether it is the right choice for you, so stay tuned in this video. Let's get into it. सो काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे टाइम से जानना चाह रहे थे कि स्पॉट एडमिशन क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है। दे आर वेरी कंफ्यूजिंग इन स्पॉट एडमिशन की रीप की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, कॉलेज की वेबसाइट पर कैसे अप्लाई करना है, क्या होता है, क्या इसमें एडमिशन मिल जाता है, रीप काउंसलिंग और इसमें क्या अंतर होता है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चनों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, जो कि स्पॉट या डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड है, जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू होने से पहले ही मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूं, क्योंकि आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं स्पॉट राउंड और डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बताऊं। और लास्ट ईयर के डेटा पे भी बात करेंगे कि लास्ट ईयर किन किन ब्रांचेस में कैसे सीटें टॉप के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर खाली हो गई थी, तो किन किन ब्रांचेस में सीट्स खाली होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इन सभी पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक मैसेज है। ऐसा होता है कि अभी क्या होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाएंगे, या फिर जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो मार्केट में इस तरह के बहुत सारे दलाल, जिनको कह सकते हैं ब्रोकर हैं, वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत चलता ही है, बहुत सारे एजेंट्स मार्केट में घूम रहे हैं। इवन जो छोटे मोटे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं उन टीचर्स को भी एजेंट बना दिया जाता है, तो वो अपने रिलेटिव्स को भी फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इन चीज़ों से अवेयर रहना है। अगर कोई आपको बड़े बड़े कमिटमेंट दे रहा है कि ये कॉलेज बेटर है, इसमें ले लो एडमिशन, तो सब कमीशन का खेल है। अब डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि कमीशन के बेसिस पर लोग अपने सगे वालों को भी फंसा देते हैं। और कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो बड़े बड़े दावे कर देते हैं, हम यहाँ पर एडमिशन करा देंगे, वहाँ पर एडमिशन करा देंगे। किसी ब्रोकर के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, अपनी समझ लगानी है। सीधा कॉलेज जाओ, विजिट करो, वहाँ डायरेक्टली कॉलेज की अथॉरिटी से बात करो। कॉलेज के जो ऑनर्स होते हैं, जरूरत पड़े तो कॉलेज के ओनर से बात कर लो। वहाँ पर जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करके उनसे मिलकर अपने एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो, पर्टिकुलर जिस भी कॉलेज में आप जाना चाह रहे हो। तो बीच के लोगों का सहारा लेने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहाँ आप गलत तरीके से फंस सकते हो। तो मेरा काम आपको यही है कि मैं आपको अवेयर करता रहूँ चीज़ों से। जनरली सभी ऐसे नहीं होते हैं, बट आपको बचकर रहना है कि कहीं कोई आपको गलत रास्ते पर ले जाकर आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो उन चीज़ों से आपको बचकर रहना है। और जो कोई भी इस तरह के दावे करते हैं कि हमारी पहचान वहाँ पर है, हम उसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ये सीट दिला देंगे, वहाँ दिला देंगे, तो अपना दिमाग लगाना कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो वो पर्सन बोल रहा है सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और दूसरा एक और चीज़ का जिसका आप ध्यान नहीं रखते हैं, लोग आपसे गूगल फॉर्म भरा के आपसे डेटा ले रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि आपकी कितनी क्या रैंक आई है, कितनी कौन सा कॉलेज मिला है, क्या है। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, किसी को कोई भी गूगल फॉर्म भर के कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ कर रहे हैं। और उन्होंने क्या है कि जो उनके पेड काउंसलिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, आप तो उनको गूगल फॉर्म पे इन्फॉर्मेशन भर के दे रहे हो, और उसका फायदा वो जो पेड काउंसलिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दे रहे हैं। तो आप जो डेटा उनको शेयर कर रहे हो, तो पेड काउंसलर्स को ये पता चल जाता है कि किस तरह का रुझान जा रहा है, किसी स्टूडेंट्स को क्या है। तो वो आपसे डेटा कलेक्ट करके बातें तो करते हैं कि हम इससे आपकी हेल्प करेंगे, कि आपको इस डेटा की हेल्प करके आपको बता पाएंगे कि अपवर्ड में, मुझे लगता नहीं शायद ही किसी ने आपको कोई एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी होगी कि अपवर्ड में आपको एक्जैक्टली क्या मिल जाएगा। जो आपसे फॉर्म भरवा के आपसे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपको हेल्प करेंगे कि अपवर्ड में क्या मिल सकता है, शायद ही आपकी किसी ने कोई ऐसी हेल्प करी होगी उसमें। क्योंकि जनरली वो अपनी पेड काउंसलिंग के लिए, जो उनकी पेड काउंसलिंग से जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए वो डेटा यूज़ करते हैं और उनको हेल्प प्रोवाइड करा देते हैं। और ये सब हो रहा है, आपकी अवेयरनेस नहीं है इतनी, आप बहकावे में आ जाते हैं जल्दी। अभी आप स्टूडेंट ही हैं और जनरली इमोशंस में या बहकावे में आकर आप ही पूरी प्रोसेस को भी अपने थ्रू ही ख़राब करवा देते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा शेयर करेंगे तो उसका जो फ़ायदा है, वो जो भी पेड काउंसलिंग के बैच होते हैं उनको ज़रूर इसमें अपवर्ड में फ़ायदा मिल जाता है और आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो अपना डेटा कहीं से किसी से शेयर ना करें, किसी भी तरह के गूगल फॉर्म्स ना करें, किसी के बहकावे में ना आए, अपना दिमाग लगाएं। क्योंकि सारे कॉलेजेस ओपन है, उनसे डायरेक्टली उनके ऑफिशियल नंबर वेबसाइट पर दिए, उनसे फ़ोन करके पता करें, फीस पता करें, सारी चीज़ें पता करें। हाँ, जो भी ब्रोकर्स दलाल वगैरह घूम रहे हैं उनसे भी बात कर लें, लेकिन उनके भरोसे ही ना रहें, कॉलेज वालों से भी बात करें। और फिर मतलब दोनों जगह से वेरीफाई होने के बाद फिर निष्कर्ष पर पहुंचे कि कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। और अपना डेटा किसी को फिल करके ना दें किसी भी जगह पर, क्योंकि उससे आप अपना ही नुकसान करा रहे हैं। तो आई थिंक मैं मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं, तो मेरा काम यही है कि मैं आपको अवेयर रखूँ इन चीज़ों से ले। और वो आपका जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, कई तो उसको सेल भी कर देते हैं। तो डेटा मतलब सेलिंग का काम भी लोग करते हैं, तो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप उसके बहकावे में आ जाते हो। आपको लगता है कि आपकी हेल्प की जा रही है, बट आप वहाँ पर एक जाल में ट्रैप हो जाते हो इस तरीके से। तो क्योंकि ये इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के इतने सारे कैंडिडेट्स हैं मार्केट में, इतने सारे लोग घूम रहे हैं, तो उनसे बचकर रहें। खुद अपना दिमाग लगाएं, कॉलेजेस के में फ़ोन करें, ज़रूरत होती है तो कॉलेज के जो मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो भी मिल लेते हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो वो डायरेक्टली मिल लेते हैं। तो किसी बीच में ब्रोकर को मत आने दें। और वो फीस भी जैसे बताते हैं, फीस भी ज़्यादा बताएंगे, आप डायरेक्टली कॉलेज में कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उसके बाद आप उनसे बार्गेनिंग करके कम कराने की कोशिश करें, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो किसी भी तरीके के जो भी कोई कमिटमेंट करता है कि हम यहाँ करा देते हैं एडमिशन, वहाँ करा देते हैं, हमें ये डेटा फिल करके दे दो, हमें वो डेटा फिल करके दे दो, तो समझदार बनिए। आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी हमेशा याद है कि अपनी जो जानकारी है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो ये भी आपकी एक जानकारी है जो ऐसे ही किसी को भी आपको शेयर नहीं कर देनी है। क्योंकि अगर आप इस तरह के अपनी जानकारी किसी को दे देंगे तो उसको काफ़ी आइडिया लग जाता है उस चीज़ से, और फिर वो आपको तो हेल्प कर नहीं रहा किसी भी तरीके से, बट वो जो इनके पेड जिन्होंने बैचेस ले रखे हैं, काउंसलिंग करते हैं, वो उनको फ़ायदा उससे ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनको आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर किसने क्या भरा है, तो उसको उस तरीके से फ़ायदा मिल जाता है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन का राउंड है, तो अभी इस तरह की चीज़ें बहुत हो सकती हैं, तो उन सभी से बच के रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ।
सो बेसिकली डायरेक्ट एडमिशन या स्पॉट एडमिशन क्यों कहते हैं, इस बार रीप ने स्पॉट वर्ड यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट एडमिशन लिखा हुआ है उसके अंदर। तो डायरेक्ट एडमिशन में बेसिकली क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ होती है वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट एडमिशन के अंदर क्या होगा, जब आपके सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो लास्ट राउंड है वो इंटरनल स्लाइडिंग का है। इंटरनल स्लाइडिंग से अपवर्ड मूवमेंट सेकंड का जो 7th राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कॉलेज रिपोर्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब कॉलेज रिपोर्टिंग होगी तो ये फाइनली ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं और कॉलेज में पूरी फीस जमा हो जाती है, तब कॉलेज श्योर हो जाता है कि हाँ ये कैंडिडेट हमारे पास फिक्स हो गया। अभी आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कराई है, तो अभी ये गारंटी नहीं है कि कॉलेज की में आप मतलब एडमिशन लेके रहेंगे या छोड़ेंगे, तो अभी गारंटी नहीं है। बट जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, आप फीस जमा करा देंगे, डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे, तब कॉलेज को ये थोड़ी सी गारंटी हो जाएगी कि आप अब उनके पास कैंडिडेट्स आने शुरू हो गए हैं। तो उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स की वहाँ पर फीस वगैरह जमा हो जाती है, तो उसके बेस पर उनको पता चल जाता है कि कितनी सीट उनके पास खाली है, कितनी नहीं है। तो फिर वो इंटरनल स्लाइडिंग का चांस देते हैं बच्चों को। तो इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू क्या होता है कि आप उसी कॉलेज के अंदर रहकर अगर आपको अपनी ब्रांच चेंज करनी है, क्योंकि सीट तो खाली रहनी है, जैसे कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच के अंदर MBA में भी सीटें खाली हो जाती हैं जब फिजिकल रिपोर्टिंग करते हैं, और AIDS जैसी ब्रांच में जो भी टॉप की ब्रांचेस है वहाँ पर भी सीटें कुछ ना कुछ खाली होती हैं, तो वो इंटरनल स्लाइडिंग से सारी फिल हो जाती है। तो इंटरनल स्लाइडिंग के माध्यम से बच्चों को मौका दिया जाता है कि उसी कॉलेज में रहकर अपनी सीट को अगर चेंज कराना चाह रहे हैं तो वहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर देकर उसको कर सकते हैं। तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कैसे इंटरनल स्लाइडिंग होती है। तो जब इंटरनल स्लाइडिंग का भी वर्क पूरा हो जाता है, तब ये एकदम क्लियर हो जाता है कि किस ब्रांच में फाइनली कितनी सीट वैकेंट है। तो जब ये कॉलेज को पता चल जाता है कि किस कॉलेज में कितनी फाइनल सीट वैकेंट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अब सीट मैट्रिक्स रेडी करता है और डायरेक्ट एडमिशन के लिए अपने बेसिस पर स्टूडेंट से फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोलता है। तो अलग अलग जो कॉलेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देते हैं। जनरली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो लगभग सभी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो उस टाइम पे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देना शुरू कर देंगे। तो 6 अगस्त के आसपास या 5-6 अगस्त के आसपास या उसके बाद आपको न्यूज़पेपर में कॉलेजेस के एडवर्टाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लास्ट ईयर के एडवर्टाइज हैं। तो यहाँ पर जनरली ज़्यादातर कॉलेजेस हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उन्होंने एडवर्टाइज दिए हुए हैं, और गवर्नमेंट में लगभग सभी एडवर्टाइज देते हैं, और ब्रांचेस भी लिखी हुई है कि किन किन ब्रांचेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं। तो आप उसकी जो सीट मैट्रिक्स होती है वो थोड़ा लेट रिलीज होगी, जब इंटरनल स्लाइडिंग राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आपको एडवर्टाइज देकर न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग कॉलेजेस में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि MBM ने अपना अलग निकाला एडवर्टाइज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग करौली ने अलग निकाला, वुमेंस इंजीनियरिंग कॉलेज ने अलग निकाला, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर ने अलग निकाला, बीकानेर टेक्निकल ने अलग, RTU ने अलग। सो अलग अलग सब निकालते हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलर्स में जाना है, मान लो आप RTU का भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं MBA का, तो आपको अलग अलग से जाकर फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अगर आपको एक से ज़्यादा में भरना है तो भी भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग जाकर फिल करना होता है। फिर उनका जो शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल पर आपको प्रेजेंट होकर वहीं सेम टाइम पर जो भी उनकी फीस होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब वहाँ पर डिपॉजिट कराना होता है। इसी को बोलते हैं स्पॉट राउंड, की ऑन द स्पॉट आप एडमिशन फाइनल कर लें। तो ये प्रोसेस जनरली फॉलो किया जाता है। और उसके लिए जो ये फॉर्म फिल किए जाते हैं, तो जनरली रीप की वेबसाइट पर जाकर फिल नहीं होते। रीप की वेबसाइट से अब कोई लेना देना नहीं है, रीप की वेबसाइट पर अब कुछ नहीं आएगा। जनरली कॉलेजेस जो एडवर्टाइज देते हैं तो उसके अंदर मेंशन करते हैं, तो उसके लिए आपको कॉलेज की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। कॉलेज की वेबसाइट पर विजिट करके जो फॉर्म और उनका जो प्रोसेस दे रखा होगा उस पर जाकर अप्लाई करना होगा। और कॉलेजेस इसके लिए भी फीस डिसाइड कर देते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए। तो जनरली 500 से लेकर 1000 रुपीज़ तक की फीस रख देते हैं, या फिर रीप का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज था वो भी रख लेते हैं। तो ये वेरी करता है, 500 से 1000 रुपीज़ के इन बिटवीन आपको फीस का जो एप्लीकेशन भरने का है वो देखने के लिए मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया जाता है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं, जो 500 से 600 के बीच में वेरी करती है। तो आप समझ गए होंगे डायरेक्ट एडमिशन का बेसिक वो तरीका कि क्या है, किस तरीके से। तो कॉलेजेस एडवर्टाइज करते हैं न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कब कहाँ पर निकली है। बाकी आप इन कॉलेज की वेबसाइट पर भी अगर आप रखेंगे ध्यान, तो वेबसाइट पर भी ये डिस्प्ले कर देते हैं। तो जो एडवर्टाइज हैं वो 6 अगस्त के बाद ही डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज के स्पेशली। बट प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा अलग रूल होता है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि ये सब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताया, बट प्राइवेट कॉलेज को भी ये रूल फॉलो करना होता है, पर वो करते नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस अपने हिसाब से अलग तरीके से ही चलते हैं। बट रीप की गाइडलाइंस है कि सभी को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देना होता है, सभी को अपनी सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर करनी होती है। तो ये रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कुछ उसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तो फॉलो करते ही करते हैं, बट यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनका कुछ कह नहीं सकते, आप भी समझ सकते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि डायरेक्ट एडमिशन होता है वो इंस्टीट्यूट लेवल पर ही कराया जाता है रीप के गाइडलाइंस के लिए। जैसे इंस्टीट्यूट लेवल का मतलब हो गया MBM अपना खुद का डायरेक्ट एडमिशन कराएगा, RTU खुद का एडमिशन डायरेक्ट कराएगा, CTA खुद का डायरेक्ट एडमिशन कराएगा। तो वहाँ पर जितनी सीट वैकेंट होगी, अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करेंगे तो तीनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको फिल करने होंगे। सो इसके अंदर रीप का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि रीप की वेबसाइट पर जाकर आपको रीप की वेबसाइट का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। और जिसने पहले भी फॉर्म नहीं भरा है रीप का डायरेक्ट एडमिशन में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। सो आफ्टर ऑल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, जब सारे राउंड्स काउंसलिंग के हो जाते हैं तो सीट वैकेंट बचती हैं, तो उसमें डायरेक्ट एडमिशन होते हैं सेपरेटली बाय ईच इंस्टीट्यूट। इफ यू वांट्स टू टेक देन यू कैन अप्लाई टू द सेपरेटली टू द इंस्टीट्यूट। तो आप उसके लिए इंस्टीट्यूट में सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जैसे मैंने बता दिया कि जैसे फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो सीट का स्टेटस है वो क्लियर हो जाएगा। और मैंने बता दिया कि इस बार जो डेट्स हैं रीप की वो जनरली जो CSAB की काउंसलिंग है उससे भी पहले चल रही हैं, और भी अगर स्टेट काउंसलिंग उनसे भी पहले चल रही हैं। तो इसीलिए आपको अपवर्ड मूवमेंट में कुछ भी ज़्यादा खास देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अपवर्ड मूवमेंट में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं क्योंकि सीटें वैकेंट नहीं हो रही हैं। लेकिन जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग देखेंगे तो फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद काफ़ी सीटें खाली होंगी, वो सीटें तो खाली रहनी है। तो वो जो अब सीटें खाली जो अपवर्ड मूवमेंट में पिछले साल तक दिखती थी वो अपवर्ड मूवमेंट में ना दिखी, अब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर दिखेंगी। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे काफ़ी सीट वैकेंट देखने के लिए मिलेंगी। तो जो उसके अंदर है काफ़ी तो इंटरनल स्लाइडिंग से ही फिल हो जाएंगी, जो टॉप की है इंटरनल स्लाइडिंग से ही फिल हो जाती हैं, जो टॉप ब्रांचेस होती हैं। और बाकी फिर जो कोर ब्रांचेस हैं, जहाँ नॉन पॉपुलर ब्रांचेस हैं, वो खाली रह जाती हैं, तो उनको फिर स्पॉट राउंड या डायरेक्ट एडमिशन से फिल करते हैं। तो ये सब जो खाली और फिल होने की टॉप के कॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ, वरना तो ज़्यादातर जो छोटे मोटे कॉलेज हैं या और कोई कॉलेज हैं उनकी तो ज़्यादातर ब्रांचेस में आपको सीट अभी भी खाली मिल जाएंगी, पूरी काउंसलिंग के बाद भी खाली मिलेंगी और पूरे एडमिशन के बाद भी खाली मिल जाएगी। तो वही गिनती के 8-10 कॉलेजेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ।
तो उसके बाद आफ्टर इंटरनल स्लाइडिंग ब्रांच वाइज फिलिंग हो जाती है, उसके मतलब ब्रांच में चेंज करने का मौका मिलता है, तो उससे जो भी ब्रांचेस हैं उनका एग्जैक्ट स्टेटस पता चल जाता है। सो इंटरनल स्लाइडिंग का भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग के प्रोसेस के बाद क्लियर हो जाता है कि अब एक्जैक्टली कितनी किस ब्रांच में सीटें खाली हैं, तो उन पर फिर डायरेक्ट एडमिशन कैरी किया जाता है। सो डायरेक्ट एडमिशन को ये मान के चल सकते हैं कि एक लास्ट चांस है एडमिशन का इन कॉलेज, मतलब जो डायरेक्ट एडमिशन की लास्ट डेट दे रखी है 14 अगस्त, इसको लास्ट डेट मान के चलना कि यही एक लास्ट डेट है। वैसे मैं बताऊँ आपको कि सीटें इतनी खाली रह जाती हैं, वो कंप्यूटर साइंस हो गया, एआईडीएस हो गया, या कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांचेस हो गई, लगभग वही ज़्यादातर कॉलेज में फिल होती हैं। बट जो कोर ब्रांचेस होती हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर और भी कोर ब्रांचेस हैं, वो बड़े बड़े कॉलेज तक की खाली रह जाती हैं। मतलब जो बड़े बड़े नाम है कॉलेज के, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट बड़े बड़े नाम है जो कॉलेज के, वहाँ पर ये कोर ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये उनकी भी खाली रह जाती हैं। तो होता क्या है कि प्राइवेट कॉलेज में वही हाहाकार मच जाना है, अगर एक भी सीट खाली रह रही है तो उनकी तो वैसी हाहाकार है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मतलब कई किसी की 100 सीटें खाली हो रही हैं, किसी की 50 सीटें खाली रह रही है, तो कितना उनमें हाहाकार मचेगा। और ये राजस्थानी ऑल इंडिया लेवल पर ही जो प्राइवेट कॉलेज हैं उन सभी में ये जो कोर ब्रांचेस की जो सीट्स हैं उस पर हालत खराबी है। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ जाते हैं, कई बार सीट को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ये जो डेट होती है इसको इंक्रीज़ करवा लेते हैं। तो पर अभी जो लास्ट डेट है अभी वो आप यही मान के चलें कि 14 अगस्त 2025 दे रखी है। तो अगर इसके बाद बढ़ती है तो ये कॉलेजेस जो होते हैं वो बढ़वा के ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो प्राइवेट कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसको इंक्रीज़ करवा लेती है 14 अगस्त को। इस बार भी कराएगी, क्योंकि वो ये सीटें खाली रहनी है, क्योंकि जो डेट्स वगैरह है उतनी सही से डिसाइडेड नहीं है। तो इस बार भी चांसेस हैं कि 14 अगस्त के बाद भी मतलब डेट बढ़ सकती है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप तो 14 अगस्त ही मान के चलें, मैं क्योंकि हर साल बढ़ती है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो जाते ही जाते सीटें खाली होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो सीटों को जो लास्ट डेट होती है उसको इंक्रीज़ कराने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अभी आप लास्ट डेट 14 अगस्त ही मान के चलो, बढ़ती है नहीं बढ़ती है वो बात की बात है। बट अभी जो स्पॉट राउंड या डायरेक्ट एडमिशन की लास्ट डेट है एज पर कैलेंडर वो 14 अगस्त 2025 है। उसके बाद वापस से मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात बता दूं तो जो इंटरनल स्लाइडिंग है वो 13/8/2025 तक कॉलेज कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 13/8/2025 लास्ट डेट है, इससे पहले कॉलेज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद वो सीट मैट्रिक्स होती है उसको फाइनलाइज कर लेंगे कि किस ब्रांच में कितनी सीट खाली है, टोटल कितनी सीट उनकी खाली है। तो जब ये सीट मैट्रिक्स का स्टेटस क्लियर हो जाता है तो 13 तारीख को ही जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं स्पेशली वो तो डिस्प्ले कर देते हैं कि उनकी किस ब्रांच में कितनी सीट खाली है। जनरली प्राइवेट वहाँ पर डिस्प्ले नहीं करते हैं कि उनकी कितनी सीट खाली है, बट गवर्नमेंट कॉलेज डिस्प्ले कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर 11, 12, 13 में आपको सीट मैट्रिक्स किसी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मैट्रिक्स देखने के लिए मिल जाएगी। बट वो डायरेक्ट एडमिशन के फॉर्म तो आपसे पहले ही अप्लाई कर लेंगे, 6-7 अगस्त के बाद से ही अप्लाई करवाना शुरू कर देंगे। और जो सीट मैट्रिक्स है वो आपको 11, 12, 13 तारीख को के आसपास ही पता चलेगी कि उसके अंदर कितनी सीट्स खाली है, कितनी फिल हैं। उसके बाद वही 9th राउंड है, ये डायरेक्ट एडमिशन का जो राउंड है या मैनेजमेंट कोटा का राउंड है। तो मैनेजमेंट कोटा सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में होता है, जहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस को 15% सीटें दी हुई होती हैं, तो वो मैनेजमेंट कोटा होता है। मैनेजमेंट कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास नहीं होता है, तो प्राइवेट कॉलेजेस को मैनेजमेंट कोटे के फॉर्म में एक्स्ट्रा 15% सीट्स दी हुई होती है, जिनको वो अपने अकॉर्डिंग तरीके से फिल करता है। बट मैनेजमेंट कोटा में भी नियम ये कहते हैं कि इस पर कोई कैपिटेशन फीस नहीं ले सकते, डोनेशन नहीं ले सकते। बट कॉलेज अंदर ले भी लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। बट नियम के हिसाब से मैनेजमेंट पर भी अलग से कोई पैसा या फीस लेने का चार्ज लेने का कोई प्रावधान नहीं होता है, जो एक्चुअल फीस होती है उसी में एडमिशन देना होता है। बट कॉलेज अंदर के अंदर क्या करते हैं ये हम समझ सकते हैं। सो ये 15% सीट का कोटा होता है। तो इसके अंदर जो जेईसीआरसी कॉलेज उसकी तारीफ करनी होगी कि जेईसीआरसी एक इकलौता ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जिसने मैनेजमेंट कोटे की सीट्स ऑप्ट ही नहीं कर रखी है, जो 15% सीट होती है वो नहीं ले रखी है। ये भी जेईसीआरसी भी चाहता तो 15% की सीट अलग से लेकर ये भी अपने हिसाब से एडमिशन कर सकता था, बट इसने इस मामले में ठीक है कि जेईसीआरसी ने ये 15% कोटा जो मैनेजमेंट सीट्स के फॉर्म में नहीं ले रखा है। तो ये विदाउट मेरिट के बेसिस पर ही जो सीट्स होती हैं उनको स्टूडेंट्स को देता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो वो 6/8/2025 से ही स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट डेट है एडमिशन अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा इंस्टीट्यूट लेवल। तो जो सारे जितने भी एडमिशन प्रोसेस हैं वो सारे जिनकी जो लास्ट डेट अभी तक वो अगर नहीं बढ़ती है तो आप 14/8/2025 ही मान के चलें कि एकदम लास्ट डेट है, तो इस तक आपको एडमिशन करा लेना है। सो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं इज डूइंग स्पॉट राउंड डायरेक्ट एडमिशन एज पर द शेड्यूल गिवन बाय रीप 2025। तो ये जो शेड्यूल है इसको एक्जैक्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस ही फॉलो करते हैं, प्राइवेट तो इसको इतना फॉलो नहीं करते हैं। बट ये 14/8/2025 तो सबको फॉलो करनी पड़ेगी, इस तक सबको एडमिशन कर लेना है। और गवर्नमेंट बिल्कुल इसी डेट्स का फॉलो करते हैं बाय गिविंग प्रॉपर एडवर्टाइज। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने बता दिया कि प्रॉपर एडवर्टाइज भी देंगे, प्रॉपर सीट मैट्रिक्स भी डिस्प्ले करेंगे, न्यूज़पेपर में भी शो करेंगे, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीज़ों को करेंगे। लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, जिसमें भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो वो डायरेक्ट एडमिशन है, वो तो स्टार्टिंग से डायरेक्ट एडमिशन कर ही रहे हैं। जब से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो वो डायरेक्ट एडमिशन भी दे ही रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो उनका तो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस बहुत पहले से ही चल रहा है। और स्पेशली कोर ब्रांचेस के अंदर वो दे रहे हैं। वो क्या करते हैं कि अगर मान लो आप किसी कॉलेज के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने गए, तो आप वहाँ पर जाके बोलते हो कि सीएसई मुझे चाहिए, तो वो बोल देंगे देखो सीएसई अगर हुई तो दे देंगे, नहीं तो गारंटी नहीं है, आप अपनी फीस जमा करा दो, आप प्रेफरेंस लिख दो। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आपका सीएसई है तो हम उस पर कंसीडर करेंगे, सेकंड आप दूसरा का दे दो, तीसरा अगर ये नहीं मिली तो ये देंगे, ये नहीं मिली तो ये देंगे। तो उस तरीके से वो आपकी सीटें पहले ही बुक कर लेते हैं डायरेक्ट एडमिशन के फॉर्म में। तो वहाँ पर इतना ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं है। सो प्राइवेट कॉलेज को पता भी रहता है कि उनके पिछले साल कितनी सीटें खाली रह गई थी, इस बार भी कहाँ पर किस ब्रांच में सीटें खाली रहने वाली हैं। तो वो इस हिसाब से जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है उससे भी बहुत पहले से डायरेक्ट एडमिशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनके पास 15% मैनेजमेंट सीट भी होती है, तो इनको ये रहता है कि अगर इन्होंने ज़्यादा एडमिशन भर भी लिए तो डायरेक्ट एडमिशन करके, और जो बच्चे काउंसलिंग से भी आएंगे, काउंसलिंग से भी बच्चे आएंगे, तो अभी पता नहीं रहता कि कितने बच्चे काउंसलिंग से आने वाले हैं इनको। तो ये क्या करते हैं कि पहले एडमिशन भर लेते हैं, फिर 15% मैनेजमेंट कोटे के अंदर इनके पास एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं उसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं। बाई चांस काउंसलिंग से अगर इनके पास ज़्यादा बच्चे आ गए तो फिर एडजस्ट कहाँ पर करेंगे, तो फिर ये एडजस्टमेंट 15% मैनेजमेंट कोटे की सीट्स में कर देते हैं। तो इनका तो जो डायरेक्ट एडमिशन का जो है वो वर्क वो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में। तो वो बहुत स्टार्टिंग से ही करके चल रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन। और साथ ही साथ रीप काउंसलिंग से जो एडमिशन मिल रहे हैं वो भी अलग इनको मिल ही रहे हैं। तो पैरेलली ये दोनों ही काम कर रहे हैं, रीप काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन को ये ले रहे हैं और डायरेक्ट एडमिशन भी इनके चल ही रहे हैं। और
प्राइवेट कॉलेजेस ने तो जो फिजिकल रिपोर्टिंग का जो शेड्यूल है उससे पहले ही अगर आप जाकर फीस जमा करा दोगे तो वो आपको अभी एडमिशन भी देना स्टार्ट कर देंगे। तो आप फिजिकल रिपोर्टिंग प्राइवेट कॉलेजेस में तो जो शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है 6 अगस्त के करीब से, तो उससे पहले ही इन्होंने तो अभी आप फोन के बात करके जाएंगे तो वो आपको फिजिकल रिपोर्ट भी करा देंगे। सो मैनी ऑफ प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो जनरली ज़्यादातर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं वो कोई ना तो कोई एडवर्टाइज देंगे इसके लिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए, और ना ही वो अपनी सीट मैट्रिक्स को एकदम ओपन प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, तो इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं वहाँ पर दिखाई देता है। बाकी यही है कि आपको पता करना पड़ेगा कि इनके पास सीट वैकेंट है, खाली है, बट ये अपनी तरफ से कुछ नहीं बताएंगे, ना ही ये किसी तरह का कोई एडवर्टाइज देते हैं। तो ये डिफरेंस है गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर। गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं, ट्रांसपेरेंट एकदम सिस्टम रहता है, वहीं जो प्राइवेट है उनका एकदम एब्सर्ड रहता है, पता नहीं अंदर के अंदर क्या चलता है वो। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं तो मुझे पता है, बट मैं इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा नहीं आपको बता सकता उस बारे में, आप खुद ही समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे। सो यहाँ पर स्पॉट डायरेक्ट एडमिशन हो गया, तो इसमें क्या है कि दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एक तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो दोनों को वैसे तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो रीप की जो गाइडलाइंस है बिल्कुल वही फॉलो करनी होती हैं, जो गवर्नमेंट करेगा वही प्राइवेट को करना होता है, बट ऐसा सिर्फ रूल्स में ही लिखा रह जाता है। गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं, बट कुछ प्राइवेट हैं जो फॉलो नहीं करते हैं इसको। सो अगर हम बात करें गवर्नमेंट के अंदर तो फुल प्रोसेस कंप्लीटली जो इनका ट्रांसपेरेंट होता है पूरा प्रोसेस, ये एडवर्टाइज देते हैं, न्यूज़पेपर में डिस्प्ले करते हैं, सीट मैट्रिक्स को, रीप की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, और जो भी रीप की टाइमलाइंस होती हैं बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं। रीप ने जो डे टू डे टाइमलाइन दे रखी है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग सारा ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो अगर एडवर्टाइज की बात की जाए तो कुछ नए कॉलेजेस हैं छोटे मोटे जो नए अभी खुले हैं गवर्नमेंट के, वो कई बार एडवर्टाइज नहीं देते हैं, बट जनरली ज़्यादातर सभी देते हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई एडवर्टाइज ना दे, बट अपनी वेबसाइट पर सब कुछ वो डिक्लेयर करके रखते हैं। सो जब डायरेक्ट एडमिशन का शेड्यूल अनाउंस होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू, तो उसके लिए आपको क्या है कि उसके फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और जो फॉर्म की जो फीस है वो 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में है, जिसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ही फिल कर सकते हो। तो जनरली ऑनलाइन मोड में फिल किया जाता है, सो ऑनलाइन मोड के थ्रू आप उसको फिल कर सकते हो। सो सेपरेटली यू हैव टू अप्लाई टू डिफरेंट कॉलेज सेपरेट। तो आपको मैंने बता दिया कि मान लो 2 कॉलेज हैं, 3 कॉलेज हैं, मान लो आप आरटीयू में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, एमबीए में अप्लाई करना चाहें, सीटीए उदयपुर में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो तीनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा, और तीनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी, और आप जितने चाहे कॉलेज में उतने में अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। सो कॉलेज को एप्लीकेशन मिलने के बाद जब उसको एप्लीकेशन मिल जाती है तो बेस्ड ऑन योर मतलब जो भी आपकी रीप रैंक की परसेंटाइल थी, बिल्कुल मेरिट और कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर जिस भी ब्रांच में जो भी सीट खाली होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट अलोकेट करता है। सो आफ्टर गेटिंग यू हैव टू रिपोर्ट, जैसे आपको सीट मिल जाती है तो आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करने के लिए टाइम और डेट दे दी जाती है कि आपको इस डेट को इतने बजे से पहले आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। अगर आप उस दिए हुए टाइम और डेट पर कर देते हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करोगे तो वो आपकी जो सीट है किसी दूसरे कैंडिडेट को वहाँ पर ऑफर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। उसके बाद प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पर रियरली एनी कॉलेज की एडवर्टाइज तो कमी देखने के लिए मिलेगा। तो आप क्योंकि इनका मैंने बता दिया इनका तो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्टिंग से ही चालू है, तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो आप इनके फ़ोन नंबर से बात करके इनसे पूछ सकते हैं कि आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, तो इनसे अभी भी आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इनका कोई खास रोल उस टाइम पर होता नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर JECRC जो कॉलेज है, तो JECRC के केस में आप क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट सीट्स नहीं है तो JECRC स्पॉट राउंड को फॉलो करेगा यहाँ पर। और उसके अलावा देखा जाए तो जो JECRC है वो स्पॉट राउंड को फॉलो करेगा, तो स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग इसको बाद में ही पता चल पाएगा कि इसके पास एक्जैक्टली कितनी वहाँ पर सीट वैकेंट है। तो लेकिन फिर भी आप बात करके देख सकते हैं JECRC के केस में भी, बट जनरली यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस प्राइवेट के कॉलेजेस में काफ़ी पहले से ही स्टार्टिंग से ही हो रहे हैं, और अगर आप बात करके देखना चाहो तो आप कर सकते हो। बाकी जो कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेज हैं जो टॉप के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर तो कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच तो फिर भी अभी भी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, उसके अंदर वो जल्दी से आपको सीट नहीं देंगे और जल्दी से हाँ नहीं करेंगे। उसके लिए सीट तो होती है उनके पास, पर जल्दी से हाँ नहीं करेंगे वो लोग। तो उसके बाद प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो तो पैरेलली डायरेक्ट एडमिशन के लिए मतलब स्टार्टिंग से ही वर्क कर रहे हैं, उनका डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस स्टार्टिंग से ही चलता रहता है पैरेलली रीप काउंसलिंग के साथ साथ। एंड प्राइवेट कॉलेज है आपको आइडिया रहता है कि उनकी कितनी सीट पिछले साल खाली रह गई थी, उसके अकॉर्डिंग अपने डायरेक्ट एडमिशन में सीटें फिल करते रहते हैं। तो जनरली जो सीट हैं वो कोर ब्रांचेस के अंदर बहुत ज़्यादा खाली रह जाती है, जैसे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर काफ़ी ज़्यादा खाली होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है ECE उसके अंदर भी खाली रह जाती है। सो इवन इन टॉप प्राइवेट कॉलेज कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल ये खाली रहती हैं, और प्राइवेट कॉलेज के पास मैनेजमेंट का 15% कोटा है, तो इसी के बेसिस पर वो साइड इसी को ढाल बनाकर मैनेजमेंट सीट्स को ढाल बनाकर वो स्टार्टिंग से डायरेक्ट एडमिशन करते रहते हैं। अगर रीप से बच्चे आ भी गए तो वो फिर इसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं, अपने प्राइवेट जो मैनेजमेंट कोटा होता है इसके अंदर बच्चों को एडजस्ट कर देते हैं। सो प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ये यूज़ नहीं करते हैं, और इनकी जो फीस है वो भी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है। फीस का भी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ये अलग अलग बच्चों की अलग अलग ब्रांचेस के साथ भी वेरी कर जाती है। सो जो टॉप ब्रांचेस है जहाँ पर सीट फिल हो रही है, जहाँ पर डिमांडिंग है, वहाँ पर तो ये एकदम स्ट्रिक्ट वही फीस लेंगे जो इन्होंने डिसाइड कर रखी है, बट जो जहाँ पर इनकी सीटें फिल नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर फीस भी कम कर देते हैं। बार्गेनिंग अगर आप में बार्गेनिंग पावर है तो आप अपनी फीस कम कराकर भी मतलब ट्राई कर सकते हो, तो हो भी सकता है कि आपको फीस को कम करके दे दें। सो इट डिपेंड्स ऑन बार्गेनिंग। जहाँ पर सीटें खाली होती हैं, जिन ब्रांचेस में सीटें नहीं फिल करती हैं और आप उन सीटों को लेने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पर बार्गेनिंग करके फीस भी कम करा सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी मोल भाव चलता है, जैसे कि आप मार्केट में कुछ सब्जी वगैरह खरीदने गए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है कि सब्जी खरीदते टाइम किसी ने अगर 100 रुपये बोला लेकिन आप अड़ गए कि नहीं मुझे तो 80 रुपये में ही चाहिए, तो वो फिर जैसे आप जाने लगते हो तो वो ठीक है ले लो क्योंकि उन्हें अपनी सीट फिल करनी है। तो इस वजह से मोल भाव जैसा सिस्टम चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, बार्गेनिंग कर सकते हो। तो जैसे आप जाने लगोगे अपनी फीस ज़्यादा बताओगे तो हो सकता है कि आपके लिए फीस को कम कर लें, और जनरली कर लेते हैं जहाँ पर सीटें फिल नहीं होती हैं, जो खाली चल रही होती हैं उनके अंदर। तो इसीलिए मैंने बता दिया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते वक्त आपको कॉशियस रहना है, समझदार रहना है, संभल के रहना है। टेकिंग एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस फीस देते वक्त भी आपको समझदारी से काम लेना है, क्योंकि एक बार इनके पास फीस चलेगी फिर आप कैंसिलेशन के उसके लिए भी सोचोगे तो जनरली से बहुत आसानी से निकलती नहीं है। उसके बाद मोस्टली एडमिशन इज बेस्ड ऑन इनका फर्स्ट कम सर्व बेसिस पर ही सिस्टम जनरली चलता है। तो और फीस का भी क्राइटेरिया रहता है, मतलब डिमांडिंग ब्रांच में अगर कोई फीस ज़्यादा
ऑफर कर रहा है तो उसको भी ऑफर कर देते हैं अंदर के अंदर, कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो जनरल प्रोसेस है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही चलता है, इस तरीके से होता है। बट कोई कैसे भी करे, सभी को जो रीप के जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो करने होते हैं। सो अगर आप अवेयर रहेंगे आपको नॉलेज रहेगी, क्योंकि चक्कर यही होता है कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी को इतनी नॉलेज होती नहीं है। रूल सभी को फॉलो करने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग, रीप के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, स्पॉट राउंड या डायरेक्ट एडमिशन में, तो आप उसके लिए आगे बात कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बस आपको अवेयर करने के लिए बनाया गया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट किस तरीके का क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है, कुछ गलत प्राइवेट द्वारा किया जाएगा, तो आप उसके लिए आगे बात कर सकते हैं कि ये मतलब ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस थी और ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। सो एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि वापस से कि नाउ स्पॉट डायरेक्ट एडमिशन होता क्या है। सो मैं बता दूं कि एकदम लास्ट राउंड होता है रीप काउंसलिंग का। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली काफ़ी यूज़फुल होता है जिन्होंने मतलब रीप का फॉर्म फिल करने से छूट गए थे, अप्लाई नहीं किया था, तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। जिनको रीप का फॉर्म फिल करने के बाद भी अभी तक भी कोई सीट नहीं मिली है, जिनकी चॉइस एग्जिस्टेड अभी तक होती जा रही है, तो वो भी डायरेक्ट एडमिशन में अपनी सीट ले सकते हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या एडमिशन तो मिल गया है बट वो जहाँ पर एडमिशन मिला है उससे खुश नहीं है और अपने एडमिशन से खुश नहीं है, और अगर टॉप के कॉलेज में वैकेंट सीट होती है तो किसी गुड कॉलेज में अगर सीट एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए की पॉइंट क्या ध्यान में रखना है। सो इन दिस राउंड सीट्स आर फिल डायरेक्टली एट द इंस्टीट्यूट लेवल। तो ये जो सीट्स है मैंने आपको बता दिया, इंस्टीट्यूट लेवल पर आपको फिल करनी होती हैं। तो जैसे फर्स्ट हो गया मतलब एमबीएम है, तो एमबीएम अपने लेवल पर अपनी सीट्स को फिल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगा। आरटीयू है, आरटीयू अपनी सारी सीट्स को फिल करने के लिए अपने लेवल पर एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगा। सीटीई है, अपने लेवल पर एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगा। तो इस तरीके से जितने भी कॉलेज हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उनको अपनी सीट्स फिल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकालना होता है। और रीप के जो गाइडलाइंस है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो भी है, रीप रैंक है, परसेंटाइल है, मेरिट है, उन सबका ध्यान रख के एडमिशन अलॉट करना होता है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स को यही रहता है कि रीप के पोर्टल पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो रीप के पोर्टल पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। सो सेंट्रल रीप पोर्टल पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, एडवर्टाइज आएगा न्यूज़पेपर में, फिर वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। सो देयर इज नो रोल ऑफ रीप पोर्टल। तो रीप पोर्टल का इसमें कुछ भी रोल नहीं होता है, तो रीप पोर्टल के भरोसे ना रहे। रीप पोर्टल अब उसमें कुछ नहीं आएगा आपसे रिलेटेड, अब उसमें बस एडमिशन विड्रॉल का ही वो रह गया है। अगर आपको एडमिशन विड्रॉ कराना है तो रीप पोर्टल की रिक्वायरमेंट होगी। अब सारा जो काम है वो कॉलेज की तरफ शिफ्ट हो गया है, डायरेक्टली आपको कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है और वहीं से आपके सारे प्रोसेस होंगे। अगर आपको एडमिशन विड्रॉ के लिए अप्लाई करना है, बिल्कुल ही आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर आना चाहते हो, तो एडमिशन विड्रॉल के लिए आप रीप की वेबसाइट को यूज़ करने के लिए बस अब यही रीप की वेबसाइट का काम रह गया है, एडमिशन विड्रॉल का। उसके बाद ये जो स्पॉट राउंड होता है ये किस तरीके से वर्क करता है वो मैं बता देता हूँ। कॉलेज एडवर्टाइजिंग देते हैं, जो मैं बता चुका हूँ, नंबर ऑफ वैकेंट्स, कितनी वैकेंट सीट है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर करते हैं। सो न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइज देते हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं डायरेक्टली कॉलेज की वेबसाइट पर विजिट कर या फिर कॉलेज ने न्यूज़पेपर में जो गाइडलाइंस दी उनके अकॉर्डिंग अप्लाई करना होता है। फिर एडमिशन इज ग्रांटेड ऑन द स्पॉट, मतलब एप्लीकेशन कॉलेज को मिलने के बाद वो ऑन द स्पॉट एडमिशन दे देती है स्टूडेंट्स को। जो आते जाते हैं मेरिट के अकॉर्डिंग उनको मिलता जाता है, जो बीच में छूटते जाते हैं उनको हटाते जाते हैं, और जो वहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर प्रेजेंट हो जाता है उसको वहाँ पर सीट देते हुए जाते हैं, जिसके डॉक्यूमेंट और फीस कॉलेज को मिल जाती है, उसको ऑन द स्पॉट वो एडमिशन वहाँ पर दे देते हैं। सो ये वेरी फास्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, वेरी फास्ट है। साथ ही आपको एडमिशन वहाँ पर अलॉट कर दिया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके, आप फीस जमा होने के बाद। बट यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये कॉम्पिटेटिव भी होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज में तो काफ़ी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन पहुँच जाती है, तो कॉम्पिटेटिव भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर सीट बहुत मतलब फटाफट डिसीजन लिए जाते हैं, तो काफ़ी ये कॉम्पिटेटिव भी रहता है। इतना मतलब टॉप के कॉलेज में इतना ईजी नहीं रहता है। गिनती की सीटें मतलब 20-25 सीटें, उसके लिए भी करीब 200 स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर भी। उसके बाद वो शुड कंसीडर इट, किस को मतलब इसको कंसीडर करना चाहिए, आपको स्पॉट एडमिशन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो वो मैं बता चुका हूँ कि अगर आपने रीप की जो डेडलाइन थी फॉर्म फिल करने की वो मिस कर दी है, आपकी चॉइस एग्जिस्ट होगी, कॉलेज नहीं मिला है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज की कोई भी सीट चलेगी, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अच्छा कॉलेज में लेना चाहते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। तो आपको अपनी जो जेडब्ल्यू की परसेंटाइल या 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपको रेगुलर राउंड्स में एडमिशन नहीं मिला है, तो इसके अंदर आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूं जो टॉप के कॉलेजेस हैं वहाँ पर अभी भी जेडब्ल्यू के बेसिस पर ही एडमिशन मिलेगा, 12th के बेसिस पर नहीं मिल पाता है। स्टूडेंट अप्लाई तो करते हैं और करके आपको ट्राई भी करना चाहिए, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। स्टूडेंट ट्राई तो करते हैं बट 12th के बेसिस पर बहुत मुश्किल चांस है। 12th के बेसिस पर टॉप के कॉलेज में एमबीएम आरटीयू सीटीयू में बहुत कम चांसेस है कि वहाँ पर मिल पाता है। जनरली जेडब्ल्यू के बेसिस पर ही वहाँ पर भी मिलता है। तो आपको जैसे ही एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फीस वगैरह सब वहाँ पर जमा करानी होती है और आपका एडमिशन क्या हो जाता है, डन हो जाता है। इन सारे प्रोसेस को आप फुलफिल कर लोगे तो आपका एडमिशन डन हो जाएगा। उसके बाद स्पॉट एडमिशन के लिए कुछ और बातें हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है सभी कॉलेजों के लिए अलग अलग निकलते हैं, उसके लिए आपको 500 से 1000 रुपये तक पेमेंट करने होते हैं। ये सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं होता है, इसको रीप की वेबसाइट पर जाकर नहीं किया जाता है। इट्स नॉट अ सेंट्रलाइज प्रोसेस, ये इंस्टीट्यूट लेवल पे किया जाता है। जैसे आपको पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर या उसके दिए हुए प्रोसीजर उसने जो एडवर्टाइज किया उसके हिसाब से इसको भरना पड़ता है। अब इसके अंदर अपवर्ड होता है कि नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट एडमिशन के फर्स्ट राउंड में भी सीटें कईयों की खाली नहीं हो जाती है। तो सीटीए उदयपुर की जो फर्स्ट राउंड ऑफ हुआ था उसके अंदर खाली रह गई थी, तो सीटीए को फिर अपवर्ड मूवमेंट भी करना पड़ा और फिर इसका सेकंड फेस भी करना पड़ा था, डायरेक्ट एडमिशन का सेकंड फेस भी करना पड़ा था। तो काफ़ी कॉलेजेस में सेकंड फेस भी कर लिया जाता है डायरेक्ट का, और डायरेक्ट के अंदर अपवर्ड भी कर ली जाती है। ये सब कॉलेज पर डिपेंडेंट होता है। सो जो कॉलेज है इसके रिगार्डिंग फॉर्म तो 6 अगस्त से भरवाना शुरू कर देगा, लेकिन 12-13 अगस्त के आसपास ही आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट मैट्रिक्स हैं। अगर नहीं बताते हैं कॉलेज तो आप जनरली गवर्नमेंट कॉलेज में उनकी फ़ोन नंबर पर पता कर सकते हैं या फिर उनकी वेबसाइट को देख सकते हैं कि किसमें कितनी सीटें खाली हैं। तो जो भी है कॉलेज आपसे एप्लीकेशन लेने के बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार करता है, फिर लास्ट डेट देता है आपको और 5 बजे तक का टाइम देता है जनरली कि आपको इतने बजे इतने टाइम तक आपको रिपोर्ट कर देना है। अगर आप नहीं करोगे, इन पर्सन नहीं पहुंचोगे, आपको वहाँ पर खुद मौजूद होना पड़ता है, वहाँ पर जाकर ही रिपोर्ट करनी होती है। तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ वहाँ पर जाना पड़ता है। अगर आप पहुँच जाते हो तो वो सीट और आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सही है, आपने फीस जमा करा दी तो वो सीट आपको अलॉट हो जाएगी। अगर आप नहीं पहुँचे तो वो सीट एट द सेम टाइम किसी दूसरे कैंडिडेट को वहाँ पर अलॉट कर दी जाती है। और यहाँ पर मेरिट का ध्यान रखा जाता है, रिजर्वेशन कैटेगरी का ध्यान में रखा जाता है सीट अलॉटमेंट के टाइम। द कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसीडर फॉर द सेकंड राउंड
अगर आप सेकंड राउंड, जैसे मैंने बताया कि जरूरत पड़ने पर कॉलेज सेकंड राउंड भी यूज़ कर लेते हैं, तो किनको सेकंड राउंड में कंसीडर करते हैं, किनको नहीं। अगर कोई ऐसा है कि उसको पहले अलॉट हो गई है, उसको पहले अलॉट हो गया था कॉलेज और उसने वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया है, तो उस केस में वो दोबारा सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मान लीजिए कि सीटीए का फर्स्ट राउंड था, वहाँ पर पार्टिसिपेट कर लिया और वहाँ पर सीट एक्सेप्ट नहीं करी, तो सीटीए का अगर सेकंड राउंड होगा तो वो उसके अंदर उसको अलाउ नहीं करेगा सीटीए, क्योंकि उसने फर्स्ट में रिपोर्ट नहीं किया था। ओनली सच कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक कहीं रिपोर्ट नहीं किया है और जिन्होंने अपर मूवमेंट के लिए ट्राई किया था इसी के अंदर, या फिर इनकी चॉइस एग्जिस्टेड हो गई थी, तो वो इसके लिए कर सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन फी जो भी आप इसमें देते हो तो उसका ध्यान में रखना है कि वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो आपको वापस नहीं की जाएगी। सो अब ये बात आती है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं। तो जिनका एडमिशन हो गया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनका भी इंजीनियरिंग की एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पीसीएम के मार्क्स, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका अभी तक कहीं भी एडमिशन सिक्योर नहीं हुआ है या हो गया है, तो स्पॉट डायरेक्ट एडमिशन में हर कोई अप्लाई कर सकता है। सो ऑल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर स्पॉट एडमिशन विदाउट कैंसिलिंग। अपनी जो सीट आपको अलॉट हुई है उसको बिना कैंसिल कराए हुए भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्पॉट राउंड के अंदर। सो जैसा कि इसके अंदर जो सीट है वो 11 अगस्त के बाद यहाँ पर अलॉट हो रही है, और 11 अगस्त आपको पता है कि फी रिफंड करने की लास्ट डेट है। तो अगर आपने पुराने कॉलेज से सीट कैंसिल नहीं कराया, और आप करा भी नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको स्पॉट में मिल पाए नहीं मिल पाए, तो स्पॉट एडमिशन में ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप अपनी पुरानी सीट कैंसिल कराओ, तो उससे तो आप उल्टा फंस जाओगे। तो आपको बिना सीट कैंसिल कराए ही स्पॉट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आपका स्पॉट में एडमिशन हो जाता है तो आपकी जो फीस है पुराने कॉलेज में जो आपने जमा की थी वो आपको वापस नहीं मिल पाएगी फीस, क्योंकि जो लास्ट डेट दे रखी है फीस की वो 11 अगस्त है, और 11 अगस्त के बाद ये जो पूरा प्रोसेस है स्पॉट का डायरेक्ट है वो 11 अगस्त के बाद है, तो आपकी वो फीस क्या है रिफंड नहीं हो पाएगी। और उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वहाँ पर जमा होते हैं वो भी आपको वहाँ से निकलवाने पड़ेंगे। सो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू विड्रॉ योर एडमिशन। सो आप ये जरूरी नहीं है कि अपना एडमिशन विड्रॉ कराएं, क्योंकि स्पॉट में रिस्क रहता है, मिले नहीं मिले कोई गारंटी है नहीं मिलने की। तो आप अपनी उस सीट को रखते हुए आपको स्पॉट में पार्टिसिपेट करना है तो कर सकते हैं, और बस उसका ये नुकसान है कि आपने जो फीस जमा करी है वो आपको रिफंड नहीं हो पाएगी। और ये डिपेंड करता है, हो सकता है कोई कॉलेज कर दे रिफंड, बट जनरली कॉलेज के पास ये डेट दे रखी है तो कॉलेज मना कर देते हैं कि हमारे पास 11 अगस्त लास्ट डेट थी, हम नहीं कर रहे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, बट ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो कर दें तो उनकी ईमानदारी है। सो इन स्पॉट राउंड द ओनली लॉस इज द केस इज दैट योर फीस इज नॉट रिफंडेबल, एंड ऑल्सो यू हैव टू टेक योर डॉक्यूमेंट्स, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रीवियस कॉलेज से लेने पड़ेंगे नए कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए। सो लास्ट ईयर का मैं एक ट्रेंड बता देता हूँ, लास्ट ईयर क्या रहा था। सो टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांचेस में स्पॉट डायरेक्ट में सीट ना के बराबर ही मिल पाती है। तो टॉप कॉलेज हो गए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को सीएसई या टॉप ब्रांचेस मिल जाए टॉप कॉलेज के अंदर, तो वो स्पॉट में काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो टेक ब्रांचेस हैं वो इंटरनल स्लाइडिंग से पहले ही फिल हो जाएंगी। जो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होगा तो उसी के अंदर स्टूडेंट टेक ब्रांचेस को फिल कर देगा। सो उसके बाद जनरली जो कोर ब्रांच में ही सीट वैकेंट रहती है, तो जब सीट मैट्रिक्स आती है तो जनरली कोर ब्रांचेस में ही सीट मैट्रिक्स देखने के लिए मिलती है। पर इस बार सीट पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खाली देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन वो मिलेंगी कोर ब्रांचेस में। हो सकता है कि एमबीएम की बात कर रहा हूँ तो एमबीएम में जनरली सीएसई में नहीं मिलती है, सीटीए में सीएसई में नहीं मिलती है, बट आरटीयू में कोई एका दुका इक्की दुक्की कोई मिल जाए तो मिल जाए। बाकी कॉलेज में मिल भी सकती है, बट एमबीएम और सीटीए में तो सीएसई की तो बिल्कुल नहीं मिल पाती। तो कोर ब्रांचेस में ही मिलने का चांस ज़्यादा होता है, टेक ब्रांचेस में बहुत कम चांसेस होता है। स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस हैं ईसीई के अंदर खाली रह जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको मिल सकती है स्पॉट के अंदर, एंड डिपेंड्स ऑन दिस ईयर सीट मैट्रिक्स। तो इस साल जो सीट मैट्रिक्स होगी वो आपको पहले ही पता चल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए स्पॉट में भी कॉम्पिटिशन हाई ही रहता है, इसलिए कोशिश आपको यही करनी है कि अभी जो काउंसलिंग राउंड्स में कोई अच्छा कॉलेज आप सिक्योर कर लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, और उसमें इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू आप सीट चेंज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कोशिश करें कि अभी आपको किसी अच्छे कॉलेज में आपको जो भी ब्रांच मिल रही है वहाँ पर सिक्योर कर लें, और उसके अंदर ही फिर इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करके अपनी ब्रांच को चेंज कर लें, या फिर फर्स्ट ईयर के बाद चेंज कर लें। तो सबसे पहले तो इसी ऑप्शन पे फोकस करें, स्पॉट एडमिशन पे एकदम लास्ट का ऑप्शन रखें, बिल्कुल लास्ट का। सो ये लास्ट ईयर ये जो एमबीएम का जो सीट मैट्रिक्स है जो खाली हो गई थी, वैकेंट सीट रह गई थी एमबीएम की, वो यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखी है, बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है। तो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में यहाँ पर 55 सीट खाली रह गई थी, मतलब लगभग सारी सीटें खाली रह गई थी। इसके अंदर 60 सीटें 5 ही सीट भरी गई थी, 55 सीट खाली हो गई थी। तो वो इंटरनल स्लाइडिंग से होता क्या है कि अभी किसी को एडमिशन मिल नहीं पा रहा, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी अच्छी परसेंटाइल को नहीं मिल पा रहा। तो जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के जो स्टूडेंट हैं वो इंटरनल स्लाइडिंग से जहाँ पर ये सीटें खाली नहीं है इन सब में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इंटरनल ये स्टार्टिंग में तो ये सभी अभी फेल हो गई है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की भी अभी सब फेल है, पैक है। लेकिन इसका जो बच्चा है वो क्या करेगा, एमबीए में अपनी सीट सिक्योर कराकर वो इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू इन ब्रांचेस की सीट को फिल कर देता है। ये जो 0-0 दिख रहा है तो इंटरनल स्लाइडिंग में ये अभी जिनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई है वो सब इनको फिल कर देंगे। तो इस तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा इंटरनल स्लाइडिंग में सीट खाली होती है, तो इसके अंदर इसलिए सबसे ज़्यादा सीटें खाली है। उसके बाद ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर पिछले साल 5 सीटें खाली थी, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू खाली कर दिया इनको। उसके अलावा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वहाँ पर 17 थी, यहाँ पर 22 सीटें खाली हो गई। तो अभी के जो काउंसलिंग राउंड है वहाँ पर ये सारी सीटें फिल देखने के लिए मिल रही हैं आपको, बट यही है कि इनको इंटरनल स्लाइडिंग करके स्टूडेंट दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो जाता है और इनको खाली कर देता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो पिछले साल सभी रीप राउंड्स कंप्लीट करने के बाद लास्ट ईयर की हम बात करें तो स्पॉट डायरेक्ट राउंड के अंदर 17 तो पेट्रोलियम के अंदर थी, 22 प्रोडक्शन के अंदर थी, और 55 जो सीट्स थी वो बीसीटी ब्रांच है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इसके अंदर खाली रह गई थी। और जो 5 जो सीट हैं वो खाली रह गई थी यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि जब स्पॉट राउंड हुआ था, डायरेक्ट एडमिशन का राउंड हुआ था, तो एक कॉम्पिटिशन उसमें भी कितना टफ था। तो स्पॉट राउंड में जेडब्ल्यू के बेसिस पर इतनी सीटें जो खाली हुई थी, आप काउंट कर लेना, टोटल कर लेना, ये जो सीट्स खाली हुई थी इसके लिए जेडब्ल्यू के बेसिस पर 465 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था लास्ट ईयर, एंड 12th बेसिस पर यहाँ पर 64 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो 12th के कैंडिडेट का तो ना के बराबर ही इनको मिल पाएगा, क्योंकि पहले प्रेफरेंस जेडब्ल्यू को देंगे, और जेडब्ल्यू में भी 465 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, और ये सीटें 100 के बराबर भी खाली नहीं रही थी, और इसको अप्लाई कर दिया था 465 कैंडिडेट ने। तो ये तो पिछले साल के एमबीएम के हालात थे, पर पिछले बार और इस बार थोड़ा अंतर आएगा, इस बार सीटें ज़्यादा खाली रहेंगी। वही मैंने आपको बता दिया कि जो डेट्स हैं वो रीप की बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, वो इसी पैटर्न पर चल रही है कि ज़्यादातर सीटें खाली रह जाएँ, क्योंकि रीप ने ऐसा ही डिज़ाइन कर रखा है कि ज़्यादा सीटें फिल ना हो पाएँ, खाली तो इस बार खाली ही रहेंगी।
ज़्यादा सीटें, तो इस बार ये जो सीटें ज़्यादा खाली देखने के लिए मिलेंगी। सो आफ्टर ऑल रीप राउंड्स ऑफ काउंसलिंग इन लास्ट ईयर, अगर हम बात करें सीटीए की, तो स्पॉट डायरेक्ट एडमिशन के अंदर 10 तो सिविल इंजीनियरिंग में खाली रह गई थी, 8 इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में खाली रह गई थी, 25 यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में खाली रह गई थी और 15 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में खाली हो गई थी। अभी की हालत ये है कि एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल रहा है, बट लास्ट ईयर स्पॉट के अंदर ये 15 एग्रीकल्चर के अंदर भी खाली हो गई थी। तो इसके अंदर जब स्पॉट राउंड एडमिशन हुआ था तो जेडब्ल्यू के बेसिस पर 218 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और 12th बेसिस पर 70 कैंडिडेट ने इसके अंदर अप्लाई किया था। अगर हम बात करें आरटीयू की, तो यहाँ पर जो सीएससी ब्रांच है और आईटी ब्रांच है उसके अंदर सीटें फिल हो गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन बाकी सभी ब्रांचों में कुछ ना कुछ सीटें खाली रह गई थी जो कि स्पॉट राउंड में फिल की गई थी। स्पेशली मैकेनिकल में बहुत खाली रह जाती हैं और बाकी की जो इसकी कोर ब्रांचेस हैं वहाँ पर भी खाली रह जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में खाली रह जाती हैं। तो आरटीयू के अंदर सीएससी आईटी को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर ब्रांच में कुछ ना कुछ सीटें खाली देखने के लिए मिली थी, जो कि इन्होंने स्पॉट राउंड के थ्रू यहाँ पर फिल करने के लिए ट्राई किया था। सो आप क्वेश्चन ले लेते हैं आपके कि फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन हैं डायरेक्ट एडमिशंस के रिगार्डिंग कि जिन्होंने रीप का रजिस्ट्रेशन नहीं किया क्या वो स्पॉट राउंड में शामिल हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हो। जिन्होंने नहीं किया है तो अलग से फॉर्म फिल किए जाते हैं इसके लिए, तो आप अगर फिल करना चाहो तो इसके लिए फिल कर सकते हो। जो एडमिशन ले चुके हैं वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया, फिजिकल रिपोर्टिंग कर दिया, अगर वो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। जब कॉलेज के फॉर्म निकलेंगे तो आप जिस भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, बट आपके साथ थोड़ा सा ड्रॉबैक यही रहेगा कि जिस कॉलेज को आपने कंफर्म कर लिया वहाँ पर आपकी फीस भी जमा हो गई है और डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो गई है। तो अगर आपका स्पॉट राउंड के अंदर अगर आप एडमिशन फाइनल करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपकी जो फीस है वो आप को नहीं वापस मिलेगी एज़ पर जो रूल्स हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी कॉलेज से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो रिक्वेस्ट मोड पर आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकलवाने पड़ेंगे। उसके बाद अप्लाई रीप की वेबसाइट पे करना होगा या कॉलेज की। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, अभी भी डाउट है कि रीप की वेबसाइट पर जाके अप्लाई। तो रीप की वेबसाइट का मैंने बता दिया, कोई लेना देना नहीं है। रीप की वेबसाइट पर कुछ नहीं करना, आप रीप की वेबसाइट पर अब बस एडमिशन विड्रॉ के लिए ही अप्लाई करना है अगर आप करना चाह रहे हो तो। बाकी रीप की वेबसाइट पर आपसे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। सो आपको ये कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। जो भी इंस्ट्रक्शन कॉलेज अपने जो एडवर्टाइज रिलीज करेंगे डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन को, उसको आपको फॉलो करना है। क्या हम अभी डायरेक्ट एडमिशन के लिए कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? तो हाँ, प्राइवेट कॉलेज में तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर आप अभी भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना है, तो प्राइवेट कॉलेज में आप अभी के अप्लाई कर सकते हो। और कोशिश करें कि बहुत गए बीते कॉलेजेस में एडमिशन से बचें, जो एकदम ही गए बीते हैं। थोड़े ठीक ठाक कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन, जहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ है। होता क्या है कि जहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ भी ठीक रहती है, काफ़ी कॉलेजेस तो ऐसे हैं कि जहाँ पर मुश्किल से 60 बच्चे ही हैं टोटल। तो जहाँ पर कम स्ट्रेंथ होती है तो वहाँ पर एक जो एजुकेशन का एनवायरमेंट है वो इतना क्रिएट हो नहीं पाता है। तो एक अच्छी स्ट्रेंथ, जहाँ पर अच्छी मतलब स्ट्रेंथ है बच्चों की, वहाँ पर आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पर एक एजुकेशन का एनवायरमेंट, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट आपको मिलता है। तो ऐसे कॉलेजेस में कोशिश करें जहाँ पर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ठीक ठाक है। ऐसा ना हो कि किसी ब्रांच में 5 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, तो वहाँ पर आपको कॉलेज जैसा फील आएगा ही नहीं। तो अगर आपको कॉलेज जैसा फील लेना है तो ऐसे कॉलेजेस की ट्राई करें, देखें उनकी पिछले साल कितनी सीटें उनकी ब्रांचेस में फिल हैं। तो अगर जिस कॉलेज के पास अच्छी स्ट्रेंथ है तो वहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मिलता है, आपको गुड लर्निंग एनवायरमेंट मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें एडमिशन लेते वक्त कि पिछले साल अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी जाना है तो ये सोचकर देखें कि हाँ उसके अंदर स्टूडेंट्स के एडमिशन ठीक ठाक तो हैं या नहीं है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कई ब्रांचेस में 10 एडमिशन भी नहीं होते, कई में 20 एडमिशन भी नहीं होते, कई प्राइवेट कॉलेज की ये भी हालत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट में एडमिशन मिला तो पुराना कॉलेज की फी रिफंड होगी क्या? तो पुरानी कॉलेज की फी मैंने बता दिया, फी रिफंड की जो लास्ट डेट है वो 11 अगस्त है। अब ये कॉलेज पे डिपेंड है, क्योंकि कॉलेज को एक डेट मिली हुई है तो कॉलेज मना भी कर सकता है कि नहीं 11 अगस्त है मैं नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो जनरली कॉलेज है वो रिफंड नहीं करते हैं इसके अंदर। सो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर भी स्पॉट राउंड से रिलेटेड अगर मुझसे कोई क्वेरी जो मैं इसमें नहीं ले पाया हूँ, जो नहीं कवर हो पाई है, तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आपके कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट स्पॉट और डायरेक्ट एडमिशन इन रीप। इट्स योर लास्ट चांस टू ग्रैब अ सीट इन अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, सो कीप एन आई ऑन ऑफिशियल कॉलेज वेबसाइट एंड एक्ट फास्ट. So if you found this video helpful, don't forget to like, comment, subscribe for more updates on REAP and other entrance processes. Thanks for watching. All the best for your admission journey. So bye bye, take care, meet you in the next video. Thank you.